जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे चल रहे होंगे। जैसे कि कल का मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया था, प्रश्न बहुत अच्छे आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, ये वर्ष आप लोगों के सपनों का वर्ष है। अगर इस साल आप लोग मौका छोड़े तो फिर आपको जीवन में मौके नहीं मिलेंगे इतने। क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी वर्दी का सपना देख रखा है तो वो लोग ये सपना मत छोड़ें। ठीक है, जितना समय बचा है, जिसका जब जब पेपर है, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिएगा और अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करिएगा। ये नहीं है कि आप लोग पता लगा अब क्योंकि समय नहीं है आपके पास। किसी का एग्जाम मान लिया 2 फरवरी को है, किसी का 5 फरवरी को है, किसी का भी 12 को ही लगा होगा, कल ही होगा, किसी का परसों होगा। तो भैया अपनी कोताही मत छोड़िएगा। जैसे कोई कहे कि हाँ रिलैक्स होके सो जाओ, जो होना होगा हो जाएगा, ये सब मत करिएगा। मेहनत से पढ़िएगा और अपना पूरा 100% देकर आइएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 29? तो बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। अच्छा, अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1905, 30 दिसंबर 1906, दिसंबर 1911 या 1 अप्रैल 1912? बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह 30 दिसंबर 1906 को हुई। कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर? ढाका में। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की? तो सलीमुल्लाह और आगा खान ने। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। और विभाजन किसने किया? तो करजन ने किया। ठीक है, दिसंबर 1911 में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। और बंगाल का विभाजन किस समिति की सिफारिश पर रद्द हुआ था? तो अरुंडेल समिति। ठीक है, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इसको रद्द किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ? तो राजधानी परिवर्तित हुई, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। ठीक है, कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, राजधानी परिवर्तित कब हुई? तो 1912 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि नीर महल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर या त्रिपुरा?
नीर महल महोत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो फगली उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? फगली महोत्सव। तेलंगाना में बथुकम्मा। और कौन सा होता है यहाँ पर? बोनालू त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में तो एक लगता है खीर भवानी मेला। कौन सा लगता है? खीर भवानी मेला। यहीं पर क्या होता है? कंचोत उत्सव होता है। क्या होता है? कंचोत उत्सव होता है। और त्रिपुरा में क्या मनाया जाता है? तो नीर महल महोत्सव मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा, अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह पसंद आ रहे हैं तो भैया जितने लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग, आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, हम और आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कर पाएंगे और अच्छे प्रश्न ढूंढ के लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 250 किससे संबंधित है? बताइएगा। आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के जल के लिए न्यायाधिकरण का गठन, या फिर केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित विनियोजित कर, या भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। तो बताइएगा, चौथे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि अनुच्छेद 250 जो है वह किससे संबंधित है? आपातकाल के दौरान राज्य सूची या किसी विषय पर निर्माण की संसद की शक्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। ठीक है, मतलब कि राज्य जब देश में आपातकाल लगा है और राज्य सूची जो होती है उस पर कोई भी कानून बनाना है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, अगला है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन किससे होता है? तो अनुच्छेद 262 से होता है। याद रखिएगा सारे, अनुच्छेद 262 से। केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित विनियोजित कर जो होते हैं या किस में होते हैं? तो अनुच्छेद 268 में होते हैं। किस में होते हैं? अनुच्छेद 268 में होते हैं। भारत और राज्यों की संचित निधियां किस में होती हैं? तो अनुच्छेद 266 में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पांचवा प्रश्न है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता, माधव हाडा, रामदरस मिश्रा या असगर बजाहत? बताइएगा। तो 32वां बिहारी पुरस्कार जो है वह 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो माधव हाडा को सम्मानित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नीना गुप्ता को कौन सा अवार्ड मिला है? तो रामानुजन। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो रामानुजन पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। ठीक है, रामदरस मिश्रा को कौन सा अवार्ड मिला है? तो 31वां सरस्वती सम्मान मिला है। अब किस पुस्तक के लिए मिला है ये आप लोग बताइएगा। और असगर बजाहत को कौन सा मिला है? तो 31वां व्यास सम्मान मिला है। और 30वां किसको मिला था? तो शरण कुमार लिम्बाले को मिला था। ठीक है, 30वां लिख लीजिएगा यहीं पर, 30वां व्यास सम्मान शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था? पहला व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? बताइएगा। तो पहला व्यास सम्मान जो है वह किसे दिया गया था? जल्दी से बताइएगा। तो रामविलास शर्मा को। किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। छठा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? बताइएगा। गोवा की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की?
अच्छा बताइएगा, जनगणना किस आर्टिकल के तहत की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत जनगणना की जाती है? तो देखिएगा, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है वह मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है। अच्छा, न्यूनतम मृत्यु दर कहाँ की है? न्यूनतम शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तो गोवा की है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक शिशु जन्म दर कहाँ की है? शिशु तो कहाँ की हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। अच्छा, महाराष्ट्र क्या है? तो महाराष्ट्र सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है? तो महाराष्ट्र में। मैंने आप लोगों से पूछा कि जनगणना किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 246 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 246 के तहत की जाती है। देखिएगा, कल जनगणना से प्रश्न बने थे दो। एक बना था सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, और एक बना था कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो बिहार की है। ठीक है। इसी तरीके से और भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों से, तो जनगणना भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय योजना किसने प्रकाशित की? सर एम विश्वेश्वरैया ने, श्रीमन नारायण ने, एम एन रॉय ने, या जयप्रकाश नारायण ने? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वोदय योजना जो है वह किसने प्रकाशित की थी? तो देखिएगा, सर्वोदय योजना जो है वह किसने प्रकाशित की थी? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने प्रकाशित की थी। और यह कब की थी? तो जनवरी 1950 में। कब? जनवरी 1950 में। एम एन रॉय जी ने क्या किया था? तो एक आई थी जन योजना, इसको इन्होंने प्रतिपादित किया था। जन योजना किसकी थी? तो एम एन रॉय की थी। और यह कब आई थी? तो अप्रैल 1945 में। अप्रैल 1945 में। श्रीमन नारायण जी ने क्या किया था? तो गांधीवादी योजना दी थी। क्या दी थी? गांधीवादी योजना। और यह कब आई थी? तो वर्ष 1944 में आई थी। अच्छा, सर एम विश्वेश्वरैया ने क्या किया था? तो इनकी एक पुस्तक है, लिख लीजिएगा, कई बार पूछी जाती है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, यह इनकी बुक है। सही आंसर तो आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? बताइएगा। दिलीप संघानी, बीरेंद्र सिंह पठानिया, एम आर कुमार, विजयपाल शर्मा। देखिएगा, कल आप लोगों से नियुक्तियां भी पूछी जा रही थी लगातार। ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा, कल जैसे आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय बीमा नियामक संघ का अध्यक्ष कौन बना है। ठीक है। तो इसी तरीके से नियुक्तियों के बारे में भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। तो देखिएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कि भारतीय तटरक्षक बल जो है इसके महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? देखिएगा, कौन नियुक्त हुए हैं? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया हुए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दिलीप संघानी ये कौन है? तो ये इफ़को के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके? इफ़को के अध्यक्ष। इफ़को ने ही दुनिया में क्या किया है? पहली बार नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया जो है वह किसने शुरू की है? तो इफ़को ने, पूरे दुनिया में। ठीक है। एम आर कुमार कौन है? तो LIC के अध्यक्ष बने हैं। किसके? LIC के अध्यक्ष बने हैं। और विजयपाल शर्मा किसके बने हैं? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल दामोदर घाटी एवं हीराकुंड नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? तो बताइएगा कि भाखड़ा नागल, जैसे कि ये भाखड़ा नागल बांध दामोदर नदी घाटी
या हीराकुंड बांध, ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे? तो देखिएगा कब शुरू किए गए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। ठीक है। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेमर डोमर। ठीक है, इस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था? तो कृषि। ठीक है, कृषि का विकास, इसको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। इसमें किस पर ध्यान दिया गया था? तो पहली बात तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें किस पर ध्यान दिया गया था? तो तीव्र औद्योगिकीकरण पर, मतलब उद्योग धंधों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना तो यह कब शुरू हुई? 1961 से 66 तक। ठीक है, 1961 से 66 तक। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। इसके साथ में ही चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। ठीक है। और कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे यहाँ आई हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से एक बार अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों का पंचवर्षीय योजना वाला अगर प्रश्न आएगा तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर तो आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां कि डेविस कप 2022 किसने जीता? रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन। तो भैया डेविस कप संबंधित किस खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। और इसको पहली बार कनाडा ने जीता है। अभी तक पहली बार कनाडा ने जीता है इसको। ठीक है, किसको हराकर? तो सर्वाधिक बार का विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार कौन जीता है? तो कनाडा ने डेविस कप को जीता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 4 फरवरी 1922, 13 अप्रैल 1919, 1 अगस्त 1920 या 26 जनवरी 1930? बताइएगा। अब आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह समझ में आ रहे हैं तो भैया जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एक बार आप लोग। आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ठीक है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा या फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को। कब हुई थी? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो चोरी चोरा जनाक्रोश, क्योंकि अब इसके नाम से आगे क्या हटा दिया गया है? कांड शब्द हटा दिया गया। और यह घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे प्रश्न बन जाए, क्योंकि देखिएगा, असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति जब ये चोरा चोरी जनाक्रोश घटना हो गई थी, तब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। इसी आंदोलन को वापस लेने के बाद में कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर थे उनमें क्या हुआ था? फूट पड़ गई थी।
इसकी वजह से ही 1923 में किसका गठन हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। किसका हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, बता दीजिएगा एक बार। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक है, चलिए सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 85, 46, 135 या 180? तो देखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें भारत की स्थिति सबसे बुरी है, क्योंकि यह भारत जो है वह अंतिम स्थान पर है। कौन से? अंतिम स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो बताइएगा, डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक में, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 135वां है। और इसमें कौन सा शांति सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? तो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड है। 46 में, तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 46वां है। ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 85वां है। कौन है? 85वां है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? वैकल्पिक ऊर्जा, मसाला उत्पादन, बागवानी या झींगा उत्पादन? बताइएगा। और साथ में अगर किसी को पता हो तो इंद्रधनुषी क्रांति भी बताइएगा। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति भी बताइएगा किससे संबंधित है। बाकी नीली, पीली, हरी, गुलाबी तो बहुत बार पढ़ चुके हो आप लोग। तो देखिएगा, वैकल्पिक ऊर्जा से कौन सी संबंधित है? तो ब्लैक क्रांति। कौन सी है? ब्लैक क्रांति है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से। बागवानी से कौन सी संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति। कौन सी है? सुनहरी क्रांति। और झींगा उत्पादन से कौन सी संबंधित है? तो भैया झींगा से कौन सी है? तो गुलाबी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो द्वितीय कृषि नीति से। किससे संबंधित है? द्वितीय कृषि नीति से। और द्वितीय कृषि नीति कब आई थी? तो 2000 में। ठीक है, तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि कोको स्ट्रेट किसे अलग करती है? मालदीव को मिनिकॉय से, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, म्यांमार को उत्तरी अंडमान से या तमिलनाडु को श्रीलंका से? बताइएगा। तो देखिएगा, म्यांमार का जो कोको द्वीप है उसको उत्तरी अंडमान से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन? 8 डिग्री चैनल। और लिटिल अंडमान को कार निकोबार से तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है। और तमिलनाडु को श्रीलंका से तो पाक स्ट्रेट। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवर, अली खान इस्माइलोव, मियां मोटली या एंथनीज अल्वनीज? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री जो है वह पियरे ओलिवर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अच्छा, IMF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गीता गोपीनाथ का। किसका? गीता गोपीनाथ का। अच्छा, IMF जो है इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है? नवीनतम सदस्य कौन बना है? ठीक है। अच्छा, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी बताइएगा। तो देखिएगा, इसका नवीनतम सदस्य जो बना है वो कौन सा देश बना है? अंडोरा। कौन सा बना है? अंडोरा। और IMF में कुल कितने सदस्य हैं? 190। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अमेरिका के वाशिंगटन में। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक।
किस रिवर के किनारे है? तो पोटोमैक रिवर के किनारे है। अच्छा, अली खान इस्माइलोव कौन है? तो यह कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। मिया मोटली, तो यह बारबोडास की प्रधानमंत्री बनी है। बारबोडास की प्रधानमंत्री बनी है। और एंथनी अल्बनीज, यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, कोलंबो, ढाका, काठमांडू। तो देखिएगा, यह मार्च 2022 में हुआ। ठीक है, और इसमें किसने भाग लिया? तो प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। और इसका आयोजन जो है वह श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। कहाँ पर? श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुआ था। तो सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? नीरज चोपड़ा, सैफाली वर्मा, पंकज त्रिपाठी, पीवी सिंधु। बताइएगा। कल पूछा गया था उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋषभ पंत। तो देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। सैफाली वर्मा जी तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कहाँ की? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। पंकज त्रिपाठी जी तो भारत निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है। और पीवी सिंधु जी जो कौन है? तो एंटी करप्शन हेल्पलाइन की, एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और साथ में भारत की लक्ष्मी पहल, भारत की लक्ष्मी, इसकी भी यह क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। तो सही आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना पर बनी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंदु मल्होत्रा, AK सीकरी, DN श्रीनिवासन या कपिल सिब्बल। देखिएगा, इंदु मल्होत्रा जी किसकी बनी है? तो पंजाब में जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला हुआ था उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रही है? तो इंदु मल्होत्रा। और 4 धाम परियोजना पर कौन कर रहा है? तो AK सीकरी जो है इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी ने किस स्थान पर ठोस कचरा आधारित गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया था? मतलब बायो CNG का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किया था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न में बढ़ते हैं कि भारत किस देश के साथ पाम ऑयल के क्षेत्र में वर्ष 2025 तक 6,50,000 हेक्टेयर तक खेती करेंगे? बताइएगा। तो भारत किस देश के साथ मिलकर करेगा? मलेशिया के साथ में। ठीक है, किसके साथ? मलेशिया के साथ के मिलकर, क्योंकि मलेशिया के साथ भारत ने क्या किया है? इसके लिए पाम ऑयल के क्षेत्र में साझेदारी की है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आज के हमारे ये 20 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए है या कोई टॉपिक आप लोगों का रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के बता दीजिएगा। मैं उस पर वीडियो लाने की आप लोगों के लिए बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। बाकी भैया जिनका एग्ज़ाम है मेहनत से पढ़िएगा। आप सभी को शुभकामनाएं। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।